जय हिंद बच्चे लोग, सब लोग ठीक है। अच्छा, पिछले क्लास में हमारा कहाँ तक कंप्लीट हो गया था बच्चे? ओके, महाकाव्य खत्म हो गया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पूछे, बताएंगे। चलिए बताइए, महाभारत की रचना किसने की? बहुत बढ़िया, वेद व्यास। महाभारत की रचना किसने की? वेद व्यास। ये बताइए, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? बहुत बढ़िया, 18 दिनों तक, ठीक है। 18 दिनों तक हमारा लड़ाई चला, डेली एक चैप्टर लिखा जाता था। और तो टोटल कितने पर्व थे महाभारत में बच्चे? 18 पर्व। कितने पर्व? 18 पर्व, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण पर्व क्या था बच्चे? भीष्म पर्व, ठीक है। भीष्म पर्व, ठीक है। भीष्म पर्व को और किस नाम से जानते हैं? वेरी गुड, भीष्म पर्व को ही हम गीता या भागवत गीता के नाम से जानते हैं। चलिए बताइए बच्चे, महाभारत जब बना था तो प्रारंभ में श्लोकों की संख्या कितनी थी? बताइए, प्रारंभ में श्लोक कितने थे बच्चे? 8800, 8800। बाद में कितना हो गया था बच्चे? ये 1,11,000, ठीक है। 1,11,000। चलिए, तो हमारा अभी क्या है, साहित्यिक स्रोत से ऐतिहासिक काल की जो जानकारी मिल रही थी वो हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अभी हम आज से वैदिक काल में इंटर कर चुके हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे वैदिक काल, ठीक है बच्चे। वैदिक काल, वैदिक काल क्या होता है बच्चे? देखिए, वह कालखंड जिसमें वेदों की रचना हुई, वह कालखंड जिसमें वेदों की रचना हुई, क्या कहलाया? वैदिक काल कहलाया बच्चे, ठीक है। तो वैदिक काल का समय कब से कब तक था बच्चे? 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व। 1500 से लेकर बच्चे 600 ईसा पूर्व, ठीक है बच्चे। चलिए, ये बताइए, वेदों की रचना किसने की थी बच्चे? बताइए, बहुत पहले वाले क्लास में बताया था, वेदों की रचना किसने की? आर्य लोगों ने। और आर्य लोग बच्चे कहाँ से आए थे? बताइए। तो आर्य लोग हमारे आए थे मध्य एशिया से, ठीक है। अभी बताइए बच्चे, मध्य एशिया में अभी प्रेजेंट टाइम पे कौन कौन से देश हैं बताइए। तो अभी हमारे प्रेजेंट टाइम पे अफगानिस्तान से जो ऊपर वाले जितने भी देश हैं वो मध्य एशिया में आते हैं। जैसे तजाकिस्तान हो गया, कजाकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया एंड तुर्कमेनिस्तान हो गया। ये सब कौन से देश में आते हैं बच्चे? ये हमारे सेंट्रल एशिया में आते हैं, ठीक है बच्चे। देखिए बच्चों, आर्य लोग भारत के मूल निवासियों को ना बिल्कुल तुच्छ समझते थे, ठीक है। तुच्छ समझते थे। क्यों समझते थे निम्न जाति के? ये क्योंकि आर्य लोगों को संस्कृत बोलना आता था और हमारे भारत के मूल निवासियों को संस्कृत बोलना नहीं आता था, ठीक है। चूंकि संस्कृत क्या है बच्चे? ये देवताओं की भाषा रही है, ठीक है। इसलिए आर्य लोग अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते थे, उच्च जाति के मानते थे बच्चे, ठीक है। और यहाँ के लोगों को निम्न जाति या नीच जाति के समझते थे, ठीक है बच्चे। तो बच्चे क्या है, जो हमारे जो भारत के मूल निवासी थे उनको ये लोग क्या बोलते थे? आर्य लोग इनको अनार्य बोलते थे। अनार्य मतलब हम आर्य हैं और यहाँ के लोग जो हैं वो अनार्य हैं। इसी क्रम में बच्चे क्या हुआ कि आर्यों ने भारत का आर्यीकरण करने को सोचा। उन्होंने ये ठाना, तो बच्चों आर्यों ने डिसाइड किया कि हम पूरे भारत को संस्कृत सिखाएंगे, संस्कृत की शिक्षा देंगे, अर्थात भारत का आर्यीकरण करेंगे, ठीक है। आर्यीकरण। तो बच्चों, भारत का आर्यीकरण का काम 2 भागों में हुआ था, ठीक है। 2 भागों में। देखिए बच्चों, 2 भागों में। एक बच्चे साउथ भारत और एक उत्तर भारत। साउथ भारत एंड उत्तर भारत, ठीक है। ठीक है बच्चे, संस्कृत की शिक्षा या आर्यीकरण का काम कहां कहां से शुरू हुआ था बच्चे? साउथ भारत एंड उत्तर भारत, दक्षिण भारत एंड उत्तर भारत, ठीक है बच्चे। देखिए, उत्तर भारत वाला मेन था, उत्तर भारत वाला मेन था और दक्षिण भारत वाला मेन नहीं था, ठीक है। दक्षिण भारत में आर्यीकरण का काम किसने किया था बच्चे? अगस्त ऋषि ने। अगस्त ऋषि ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण का काम किसने किया था बच्चे? अगस्त ऋषि ने, ठीक है। और उत्तर भारत का आर्यीकरण का काम किसने किया था बच्चे? बताइए। गौतम राहुगढ़ ने। गौतम राहुगढ़, ठीक है बच्चे। ये बताइए, गौतम राहुगढ़ यहाँ के जो राजा थे, उत्तर भारत के राजा कौन थे? राजा विदेह। उस टाइम पे उत्तर भारत के राजा कौन थे बच्चे? राजा विदेह। और गौतम राहुगढ़ जो थे ना, वो राजा विदेह के दरबार में पुरोहित थे। राजा विदेह के वो पंडित जी थे, ठीक है बच्चे। तो गौतम राहुगढ़ ने उत्तर भारत का आर्यीकरण करने का काम शुरू किया था बच्चे, ठीक है। ठीक है, इन्होंने ठान लिया कि हम पूरे भारत को संस्कृत की शिक्षा देंगे, आर्यीकरण करेंगे बच्चे, ठीक है बच्चे। समझ में आया? ठीक है बच्चे। तो गौतम राहुगढ़ जो थे, इन्होंने क्या है, पूरे भारत का आर्यीकरण करने को ठान लिया था, ठीक है बच्चे। इसी क्रम में क्या है बच्चे, इन्होंने मंत्र के द्वारा अपने मुख के अंदर एक ज्वाला जला ली मंत्रों से। देखिए, आपने रामायण में भी देखा होगा कि पहले जब राम जी तीर चलाते थे तो मंत्र पढ़ते थे और जो तीर में आग लग जाते थे या एक तीर से 5 तीर निकलते थे। उसी तरह इन्होंने क्या किया था, मंत्रों के द्वारा अपने मुख के अंदर एक ज्वाला जला ली थी बच्चे, ठीक है। ये देखकर लोग बहुत प्रभावित हो रहे थे, ठीक है, बहुत प्रभावित हो रहे थे और संस्कृत भाषा को अपना रहे थे, ठीक है। चूंकि ज्वाला जो था वो मंत्र के द्वारा जलाया गया था, तो उसका ये था बच्चे कि एक बार बुझ जाएगा तो फिर दोबारा जलेगा नहीं, ठीक है। तो जो गौतम राहुगढ़ थे बच्चे, पूरे भारत का आर्यीकरण करते हुए यहाँ पहुंचे, अपने पटना के पास सोनपुर में
जैसे सोनपुर में पहुंचे बच्चे, इनका जो ज्वाला था वो नदी में गिर गया, नदी में गिर के बुझ गया, ठीक है। और यहीं से राहुगढ़ वापस, गौतम राहुगढ़ जो थे वापस लौट गए थे, ठीक है। और जाते जाते पटना को अछूतों की भूमि बोल के चले गए थे बच्चे। किसकी भूमि? अछूतों की भूमि, ठीक है बच्चे। क्वेश्चन पूछता है कि अछूतों की भूमि किसको कहा जाता है? तो पटना को, ठीक है। किसने श्राप दिया था बच्चे? गौतम राहुगढ़ ने, ठीक है। इसीलिए वहां के गंगा जी के पानी की ज्यादा वैल्यू नहीं है, ठीक है बच्चे। देखिए वैदिक काल में बच्चे, वैदिक काल में जो कृषि थी बच्चे, देखिए ये सिंधु सभ्यता से थोड़ी अलग थी बच्चे। वैदिक काल में सिंधु सभ्यता से थोड़ी अलग थी बच्चे, ठीक है। सिंधु सभ्यता में क्या था बच्चे? सिंधु सभ्यता में भी कृषि होता था, ठीक है। सिंधु सभ्यता में कृषि होता था कि नहीं होता था? होता था। सिंधु सभ्यता में क्या होता था बच्चे? कृषि भी होता था, ठीक है। और क्या होता था? व्यापार भी होता था। और क्या होता था बच्चे? पशुपालन भी हो गया था यहाँ से। लेकिन यहाँ पे जो पशुपालन था ना बच्चे, सिंधु सभ्यता के अंदर जो पशुपालन था ना, वो एक श्रृंगीय जानवर का था, एक श्रृंगीय जानवर का बच्चे, है ना। लेकिन वैदिक काल में बच्चे जो था वो कृषि था। कृषि तो यहाँ भी था बच्चे, लेकिन यहाँ पे पशुपालन में गाय को पाला जाने लगा था। पशुपालन में क्या था बच्चे? गाय। यहाँ पे गाय को लोग पालने लगे थे बच्चे, ठीक है। इसमें ये कहा गया था बच्चे कि यदि आपके पास गाय ज्यादा है तो आप ज्यादा अमीर हैं, ठीक है। और आपके पास गाय कम है तो आप कम अमीर हैं, मतलब आप गरीब हैं, ठीक है। तो अमीरी गरीबी के निर्धारण भी ये गाय की संख्या पर डिपेंड करता था। मतलब आपके पास गाय ज्यादा तो आप ज्यादा अमीर, गाय की संख्या कम तो आप गरीब, ठीक है बच्चे। समझ में आया? यदि किसी की गाय खो जाती थी वैदिक काल में, यदि किसी की गाय खो जाती थी वैदिक काल में, तो ये राजा की जिम्मेदारी बनती थी को उसके गाय को ढूंढ के दे, ठीक है। इस घटना को बच्चे गोवष्टि कहा गया है, गोवष्टि, ठीक है। समझ में आया बच्चे? उस वैदिक काल में बच्चे जब किसी की गाय खो जाती थी तो ये राजा की जिम्मेदारी बनती थी, ठीक है, कि उस गाय को ढूंढ के देना है। इसी घटना को क्या बोला गया बच्चे? गोवष्टि बोला गया। क्या बोला गया? गोवष्टि। वैदिक काल में बच्चे यदि आप किसी गौ की हत्या कर देते थे, ठीक है, वैदिक काल में गौ हत्या की जो सजा थी सीधे मौत की सजा थी बच्चे, ठीक है, उसको सीधे मौत दी जाती थी, ठीक है। समझ आया बच्चे? तो बताइए वैदिक काल में गौ हत्या की सजा क्या थी? वेरी गुड। उस समय इसकी सजा बहुत ही हार्ड थी और मौत की सजा दी जाती थी, ठीक है बच्चे। देखो बच्चों, ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराज के युद्ध का वर्णन है, 10 राज का युद्ध, ठीक है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में किस युद्ध का वर्णन है बच्चे? 10 राज का युद्ध। देखो बच्चे, जब हमारे आर्य लोग भारत में एंट्री किए थे तो भारत के जो छोटे मोटे राजा थे, 10 राज का युद्ध, ठीक है बच्चे। जब हमारे आर्य भारत में एंट्री किए थे तो हमारे जो भारत के अंदर जो राजाएं थे, छोटे मोटे 10 राजाओं ने मिलकर क्या सोचा कि हम आर्य को हरा दें, ठीक है बच्चे, आर्य को हरा दें। लेकिन आर्यों को सबसे मजबूत कबीला था जिसको युद्धक श्रेणी का दस्तक बोलते हैं, मतलब वो उस टाइम के कमांडो टाइप के होते थे। उनका जो युद्ध करने के लिए अलग सा कबीला होता था जो कि बहुत ही शक्तिशाली होता था। उसमें से एक कबीला था उनका भरत कबीला। भरत कबीला ने क्या किया? उस 10 राजाओं को हरा दिया था, 10 राजाओं को हरा दिया था, ठीक है बच्चे। कौन सा कबीला था बच्चे? भरत कबीला, भरत कबीला। इस भरत कबीला ने क्या किया? जो भारत के अंदर जो 10 राजाएं थे उन राजाओं को हरा दिया था, ठीक है बच्चे। और इसी भरत कबीला के नाम पर देश का नाम क्या पड़ गया? भारत पड़ गया था बच्चे। देश का नाम क्या पड़ गया था? भारत, ठीक है बच्चे। तो 10 राज युद्ध की चर्चा ऋग्वेद के कौन से मंडल में बच्चे? 7वें मंडल में, 7वें मंडल में, ठीक है बच्चे। समझ आए बच्चे? जैसे आर्य लोग भारत में एंट्री किए थे तो हमारे यहाँ जो राजा थे, छोटे मोटे राजा थे, हर जगह थे ही, इन्होंने क्या सोचा कि हम आर्य को हराकर यहीं से वापस कर देते हैं। लेकिन इनका जो युद्ध का कबीला था उस टाइम पे मार्कोस कमांडो जैसे हुआ करते थे लोग, ठीक है। और इन्होंने क्या किया? दशराज के युद्ध में राजाओं को मात दे दी, ठीक है बच्चे। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ो। देखो बच्चों, आर्य पूरी तरह से भारत में नहीं आए थे, ठीक है, पूरी तरह से भारत में नहीं आए थे, बल्कि वो धीरे धीरे करके एंट्री मार रहे थे। आर्य कहाँ से आए थे बच्चे? मध्य एशिया से, ठीक है। और ये जब भारत में आए थे तो सबसे पहले पंजाब एरिया में, जो भारत का जो पंजाब वाला एरिया था, यहाँ पे सबसे पहले ये एंट्री मार रहे थे, ठीक है बच्चे। आर्य लोग सबसे पहले कहाँ एंट्री मारे? पंजाब के एरिया में, ठीक है बच्चे। पंजाब कितने नदियों के किनारे है बच्चे? ये 5। पंजाब में कितनी नदी? 5 नदी, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे पंजाब क्या था बच्चे? उस टाइम पे हमारा पूरा अखंड भारत था, ठीक है। तो जो पाकिस्तान वाला हिस्सा था वो भी हमारा ही हिस्सा था उस टाइम पे, ठीक है। तो बच्चे इधर से सिंधु नदी जाती थी, है ना बच्चे, सिंधु नदी, और इधर से घग्गर नदी जाती थी, घग्गर, ठीक है। तो 5 नदी पहले से और 2 नदी है, टोटल कितनी नदी थी बच्चे? 7 नदी, ठीक है, 7 नदी। तो बच्चे सबसे पहले आर्य लोग कहाँ है? पंजाब में। तो पंजाब जो आर्यों के प्रारंभिक निवास स्थान किसको बोला गया बच्चे? 7 मतलब सप्त, नदी मतलब सैंधव, सप्त सैंधव प्रदेश, सप्त सैंधव प्रदेश, ठीक है। आर्यों के प्रारंभिक निवास स्थान को क्या कहा गया बच्चे? सप्त सैंधव प्रदेश। सप्त का मतलब 7, सैंधव मतलब नदी और प्रदेश, ठीक है।
तो आर्यों ने सबसे पहले कहाँ एंट्री मारी थी बच्चे? पंजाब के एरिया में। पंजाब में 5 नदी और ऊपर से सिंधु नदी, नीचे से घग्गर नदी, टोटल 7 नदी होती थी बच्चे, ठीक है। इसलिए उनके प्रारंभिक निवास स्थान को क्या बोला गया बच्चे? सप्त सिंधु प्रदेश, ठीक है बच्चे। अच्छा बच्चे देखिए, आप बताइए सिंधु सभ्यता का काल क्या रहा था? सिंधु सभ्यता का काल क्या रहा था बच्चे? बताइए। 2500 से बच्चे 1750, ठीक है। अब वैदिक काल का समय क्या है बच्चे? बताइए। 1500 से 600। बच्चे देखिए इन दोनों के बीच ना करीब करीब 250 साल का गैप है। कितना साल का? 250 साल का गैप है। 2500 हो गया क्या? 250 साल का गैप है इन दोनों के बीच में, ठीक है बच्चे। तो इस गैप को क्या बोला गया बच्चे? बताइए। ये जो इतना 250 साल का जो गैप था इसको क्या बोला गया? ट्रांजिशन बेल्ट। मतलब सिंधु सभ्यता जब अपने पतन की ओर था, जब सिंधु सभ्यता का पतन हो गया तो 250 साल लग गए दूसरी नई सभ्यता को विकसित होने में। 250 साल, समझ रहे हैं? 250 साल बाद जाके वैदिक काल शुरू हुआ था बच्चे, समझ में आया? तो कहने का मतलब है कि जब किसी सभ्यता का पतन होता है, जब किसी चीज का पतन होता है तो जो दूसरी चीज शुरुआत होती है उसमें काफी टाइम लग जाता है, ठीक है। जैसे आप जीता जागता एग्जाम्पल दे सकते हैं कोरोना काल का। कोरोना काल के पहले की जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था थी वो ठीक ठाक थी, स्मूथली चल रही थी, लेकिन जैसे कोरोना आ गया वो पूरे 2 साल चौपट कर दिया पूरा। आपने देखा होगा अर्थव्यवस्था से लेकर सब कुछ चौपट कर दिया। तो सेम ऐसे ही था, सिंधु सभ्यता बाढ़ की वजह से अपने पतन की ओर चला गया और नई सभ्यता जो थी वैदिक सभ्यता को उभरने में कितना लग गया बच्चे? 250 साल का गैप। इस गैप को क्या बोलते हैं बच्चे? ट्रांजिशन बेल्ट। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन बेल्ट। समझ आया बच्चे? देखो बच्चे, वैदिक काल जब स्टार्ट हो रहा था तो स्टार्टिंग वाले पीरियड को क्या बोला गया बच्चे? बताइए। वैदिक काल जब स्टार्ट हो रहा था तो स्टार्टिंग पीरियड को हमने बोला था ऋग वैदिक काल। और बाद वाले को बच्चे क्या बोला गया? उत्तर वैदिक काल। देखिए बच्चे, वेदों की ज्यादातर रचना जो हुई थी ना, वेदों की ज्यादातर रचना कब हुई थी बच्चे? तो ऋग वैदिक काल में। ज्यादातर वेद कब लिखे गए थे बच्चे? ऋग वैदिक काल में, ठीक है। तो ऋग वैदिक काल का समय क्या है? 1500 से कितना हो जाएगा बच्चे? 1000, ठीक है। यहाँ पे इस ड्यूरेशन में क्या है? ज्यादातर हमारे वेद लिखे जा चुके थे। कौन कौन वेद थे बच्चे स्टार्टिंग वाले? ऋग्वेद, बताइए, सामवेद एंड यजुर्वेद, ठीक है। जो अथर्ववेद था बच्चे, हमारा अथर्ववेद था वो क्या है? तीसरे वेद से कम 500 साल बाद लिखा गया था। तो अथर्ववेद कहाँ लिखा गया बच्चे? यहाँ पे उत्तर वैदिक काल में अथर्ववेद लिखा गया था, ठीक है। तो उत्तर वैदिक काल का समय क्या हो जाएगा बच्चे? 1000 से 600 ईसा पूर्व। 1000 से 600 ईसा पूर्व। समझ में आया बच्चे? ठीक है बच्चे। तो वेदों की ज्यादातर रचना कब हुई थी बच्चे? ऋग वैदिक काल में। लेकिन अथर्ववेद की रचना कब हुई थी बच्चे? तो उत्तर वैदिक काल में। समझ में? ठीक है बच्चे। अब हम क्या है, वैदिक काल का समाज देख लेते हैं। वैदिक काल का समाज कैसा था? आर्यों का समाज कैसा था? उनकी सभा कैसे होती थी? उनके देवता कौन कौन से थे? ठीक है, ये सब हम देखते हैं। ठीक है बच्चे। देखिए बच्चे, आर्यों का जो समाज था ना बच्चे, वो उसमें 4 तरह के लोग रहते थे। कौन कौन से बच्चे? वैदिक काल का समाज देख लेते हैं। ठीक है बच्चे, जो आर्यों के जो समाज थे ना, उसमें कितने टाइप के लोग रहते थे बच्चे? 4 टाइप के। कौन कौन से देखते हैं? देखिए बच्चे, सबसे ऊपर क्या है? भगवान रहते थे, गॉड। सबसे ऊपर कौन रहता था? गॉड। उसके बाद से ब्राह्मण को स्थान दिया गया था, ब्राह्मण। गॉड के बाद सबसे, भगवान के बाद सबसे श्रेष्ठ कौन था बच्चे? ब्राह्मण था। ठीक है बच्चे। उसके बाद से क्षत्रिय। देखिए इस डिपार्टमेंट में बहुत कम लोग रहते थे। ब्राह्मण देखिए जनसंख्या कितनी कम है यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद से क्षत्रिय। ब्राह्मण के बाद से कौन आता था बच्चे? क्षत्रिय। ठीक है। उसके बाद से कौन आता था बच्चे? वैश्य लोग। वैश्य मतलब व्यापारी लोग। कौन से? बिजनेसमैन, व्यापारी। ठीक है। और सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी थी बच्चे? शूद्र की। शूद्र मतलब सेवा करने वाले, जो सेवा सत्कार करते थे उनको शूद्र। ठीक है बच्चे। तो आर्यों का जो समाज था बच्चे, कितने भागों में बटा था? 4 भागों में। कौन कौन से? देखिए, सबसे ऊपर तो भगवान रहेंगे। ठीक है। उसके बाद से ब्राह्मण, उसके बाद से क्षत्रिय, क्षत्रिय के बाद से वैश्य एंड वैश्य के बाद शूद्र। सबसे भगवान के बाद सबसे श्रेष्ठ किसको माना गया बच्चे? ब्राह्मण को। सबसे श्रेष्ठ किसको माना गया? ब्राह्मण को। ठीक है। देखिए विडंबना तो ये देखिए बच्चे कि वैदिक काल में ही, ऋग वैदिक काल में कहा गया कि जाति जो है, जाति को उसके कर्मों के अनुसार बांटना है। जाति को उसके कर्मों के अनुसार, मतलब ऋग वैदिक काल में क्या बोला गया बच्चे? कि जाति को उसके कर्मों के अनुसार। मतलब जो ब्राह्मण है तो इनका काम है शिक्षा देना, इनका काम है शिक्षा देना। क्षत्रिय है तो इनका काम क्या होगा? रक्षा करना,
रक्षा करना। वैश्य हैं, इनका काम क्या रहेगा, व्यापार करना। शूद्र है, इनका काम सेवा करना। लेकिन ये तो ऋग वैदिक काल में बोला गया कि जो जाति का बंटवारा होगा आपके कर्मों के अनुसार होगा। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या बोला गया बच्चे कि जाति का जो बंटवारा है बच्चे आपके कर्मों के आधार पर नहीं, आपके वंश के आधार पर होगा। यहाँ पर क्या बोला गया बच्चे, जाति का बंटवारा जो है वो वंश के आधार पर होगा। ठीक है, जाति किस आधार पर बटेगी बच्चे, वंश के आधार पर। समझ आए बच्चे। तो पूछेगा बच्चे, क्वेश्चन पूछता है ऋग वैदिक काल में जाति का बंटवारा किस आधार पर होता था, तो कर्मों के आधार पर। ठीक है बच्चे। एंड उत्तर वैदिक काल में जाति का बंटवारा किस आधार पर, तो वंश के आधार पर। ठीक है बच्चे। अभी देखिए इसमें ज्यादा भीड़ कहां पे मिलेगी, देखिए ये वाला एरिया ज्यादा है तो यहाँ ज्यादा भीड़ मिलेगी। तो सबसे ज्यादा चर्चा किसकी है बच्चे, शूद्र की। सबसे ज्यादा चर्चा किसकी है बच्चे, शूद्र की। ठीक है बच्चे। अभी हम देखते हैं बच्चे इसका पंचायत। ठीक है, पंचायत वैदिक काल में 3 तरह के पंचायत होते थे बच्चे। कितने तरह के पंचायत, 3 तरह के। कौन कौन से, कौन कौन से बच्चे, एक तो हो गया सभा, एक हो गया सभा। दूसरा बताइए बच्चे, बताइए समिति, दूसरा समिति। तीसरा बच्चे बताइए विधद। बहुत बढ़िया, विधद, विधद। वैदिक काल में सभा कितने टाइप की, पंचायत कितने टाइप की होती थी, मीटिंग कितने टाइप की, 3 टाइप की। कौन कौन से बच्चे, सभा, समिति एंड विधद। ठीक है। सभा में बच्चे साधारण वर्ग के लोग बैठते थे, साधारण वर्ग। ठीक है बच्चे, इसमें साधारण वर्ग के लोग बैठते थे। ठीक है। और इसमें जो बैठते थे ना उच्च वर्ग, उच्च वर्ग। ठीक है। अभी देखिए बच्चे एक क्वेश्चन पूछा था बच्चे, एमपीपीसीएस का क्वेश्चन है बच्चे कि उस टाइम पे पूछा था कि उच्च वर्ग की सभा को और किस नाम से जानते थे, तो उच्च वर्ग के सभा को संभ्रांत, संभ्रांत, संभ्रांत भी बोलते हैं। ठीक है। उच्च वर्ग को क्या बोलते हैं बच्चे, संभ्रांत। ठीक है। तो कभी कभी ये भी पूछता है कि संभ्रांत वर्ग में, संभ्रांत वर्ग को और किस नाम से जानते हैं, तो उच्च वर्ग से। समझ में आया बच्चे। तो सभा में कौन किस तरह के लोग बैठते थे बच्चे, साधारण वर्ग, साधारण वर्ग। ठीक है। समिति में उच्च वर्ग, उच्च वर्ग मतलब संभ्रांत वर्ग। ठीक है। अब विधद में कौन कौन, ये मिसलेनियस था, इसमें महिला पुरुष, महिला पुरुष ऊंच नीच सब थे, महिला पुरुष ऊंच नीच सब। ठीक है बच्चे। अब हम देखते हैं बच्चे वैदिक काल में यज्ञ, यज्ञ कितने होते थे बच्चे। देखिए वैदिक काल में जो यज्ञ होते थे तो 3 तरीके के होते थे। कौन कौन से बच्चे, एक अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। दूसरा बच्चे बताइए, दूसरा कौन सा यज्ञ होता था बच्चे, बहुत बढ़िया, वाजपेय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ। ठीक है बच्चे। तीसरा राजश्रेय यज्ञ, राजश्रेय यज्ञ। ठीक है बच्चे। तो वैदिक काल में कितने तरह के यज्ञ होते थे बच्चे, 3 तरह के। कौन कौन सा, अश्वमेध, वाजपेय एंड राजश्रेय। देखिए अश्वमेध यज्ञ में ना ये लड़ाई करने का तरीका होता था, अजुराने का तरीका होता था। ठीक है। अपने साम्राज्य का विस्तार करने का तरीका होता था। इसमें क्या होता था बच्चे, एक खूब बढ़िया एक राजा दूसरे राजा को क्या करता था, अपने आसपास पड़ोस के राजा को एक घोड़े को सजवाता था, एक व्हाइट कलर का घोड़ा था, उसको सजा धजा के वो छोड़ देता था। और उसका रूल ये होता था कि वो घोड़ा जिस राज्य से गुजर जाए, जिस राजा के दरबार से गुजर जाए, वो राज्य किसका हो जाता था, राजा को हो जाता था। ठीक है। तो एक तरह से ये लड़ाई के कारण, क्योंकि जिसके यहाँ घोड़ा को भेजा जाएगा वो भी तो तैयार रहेंगे, वो भी तो सोचेंगे कि हमारा राज्य ना जाए हाथ से। ठीक है। तो इसमें क्या होता था, अश्वमेध में घोड़े को हाँक दिया जाता था, और घोड़ा यदि जिस राज्य से, जिस राजा के उससे गुजर जाता था वो उनको छोड़ना पड़ जाता था। ठीक है बच्चे। तो अश्वमेध में क्या होता था, व्हाइट कलर के घोड़े को छोड़ दिया जाता था और उस राज्य को, जिस राज्य को घोड़ा क्रॉस करे उसको हम ले लेते थे। ठीक है बच्चे। इसमें क्या होता था वाजपेयी यज्ञ में, इसमें बच्चे देखिए शक्ति प्रदर्शन होता है। इस यज्ञ में क्या होता था, शक्ति प्रदर्शन। देखिए आज भी शक्ति प्रदर्शन होता है 26 जनवरी को। 26 जनवरी को आप देखे होंगे दिल्ली में कि हमारे देश में जितने भी इक्विपमेंट है, जितने भी लड़ने वाले जो मिसाइलें हैं, सब राजपथ से निकलता है, आपने देखा होगा। ठीक है। तो ये क्या है, शक्ति प्रदर्शन। ये शक्ति प्रदर्शन उस टाइम पे भी होता था। राजा लोग क्या है, अपने शक्तिशाली सेना को, अपने घोड़े को, अपने हाथी को, सब उसका मार्च करवाते थे, निकालते थे, शक्ति प्रदर्शन करते थे। ठीक है। उसके बाद आता बच्चे राजश्रेय यज्ञ। राजश्रेय यज्ञ क्या होता है, बाहुबली मूवी में देखा आपने, राज सिंहासन पर बैठने से पहले मैं बाहुबली करके शपथ लेते हैं ना करके, तो शपथ लेने के टाइम पे एक यज्ञ होता था, उसको क्या बोलते थे, राजश्रेय यज्ञ। ठीक है। शपथ से पहले जो यज्ञ होता था उसी को हम क्या बोलते थे बच्चे, राजश्रेय यज्ञ। ठीक है। तो वैदिक काल में यज्ञ कितने तरीके के बच्चे, 3 तरीके। कौन कौन से बताइए, अश्वमेध यज्ञ, राजश्रेय यज्ञ एंड वाजपेयी यज्ञ। ठीक है बच्चे, समझ में आया। चलिए अभी देखते हैं बच्चे। ठीक है बच्चे। तो हम वैदिक काल के देवता को देखते हैं। वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता कौन थे बच्चे, इंद्र भगवान। इंद्र भगवान, इंद्र भगवान क्या थे, सबसे प्रमुख देवता थे। ठीक है। इनको वर्षा और युद्ध का देवता बोला जाता है। वर्षा प्लस युद्ध के देवता कौन थे बच्चे, इंद्र भगवान। इंद्र भगवान को क्या बोला जाता है बच्चे,
वर्षा एंड युद्ध के देवता, ठीक है। इंद्र भगवान को बच्चे पुरंदर भी बोला जाता है, पुरंदर। इंद्र भगवान को और किस नाम से जाना जाता है? पुरंदर, ठीक है। पुरंदर का मतलब क्या होता है बच्चे? किला जीतने वाला, किला जीतने वाला, ठीक है बच्चे। इंद्र भगवान की चर्चा कितनी बार हुई है यहाँ पे? तो 250 बार, 250 बार। इंद्र भगवान की चर्चा कितनी बच्चे? 250 बार, 250 बार इनकी चर्चा हुई है, ठीक है बच्चे। तो अभी देखते हैं अग्नि के देवता कौन है बच्चे? तो अग्नि, अग्नि के देवता अग्नि, ठीक है। इसकी चर्चा कितनी बार है? 200 बार, 200 बार इसकी चर्चा हुई है। अग्नि की चर्चा कितनी बार है बच्चे वैदिक काल में? 200 बार, ठीक है बच्चे। अभी बताइए बच्चे, जंगल के देवता कौन था इस टाइम पे? सोम, जंगल के देवता सोम को कहा जाता है। और बताइए तूफान के देवता कौन थे बच्चे? बताइए। मारुत, तूफान के देवता मारुत। वायु के देवता कौन थे बच्चे? वरुण, वायु के देवता वरुण, ठीक है बच्चे। और बताइए बच्चे, पशुओं के देवता कौन थे इस टाइम पे? पशुओं के देवता पूषण, ठीक है बच्चे। रुद्र जो भगवान थे ना, रुद्र, उनको क्या है? बिखिया बोला जाता था, गुस्से वाला देवता। बिखिया लिखते हैं यहाँ पे, जिसको गुस्सा ज्यादा आता है उसको बिखिया बोलते हैं, ठीक है, गुस्से वाले देवता, ठीक है बच्चे। तो बताइए वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता कौन थे बच्चे? इंद्र भगवान। इंद्र भगवान की कितनी बार चर्चा? 250 बार। अग्नि की कितनी बार चर्चा बच्चे? 200 बार, ठीक है। इंद्र भगवान को और किस नामों से जाना जाता है? पुरंदर। इंद्र भगवान को पुरंदर भी कहा जाता है, ठीक है। पुरंदर का मतलब क्या होता है? किला जीतने वाला। समझ में आया बच्चे? चलिए देखो बच्चे, वैदिक काल से एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछा था बच्चे, अभी हाल फिलहाल में क्वेश्चन पूछा था कि जो हमारा दशराज का युद्ध हुआ था, दशराज का युद्ध हुआ था, वो कौन से नदी के किनारे हुआ था? देखिए अभी आपको बताया कि दशराज का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो आर्यों और भारत के जो 10 राजा थे उनके मध्य हुआ था, ठीक है। भारत के जो 10 राजा थे और आर्यों का जो कबीला था, भरत कबीला, उनके बीच हुआ था। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछा था कि किसके किसके बीच हुआ, क्वेश्चन पूछा था कि यो युद्ध जो हुआ था किस नदी के किनारे हुआ था? किस नदी के? बताइए बच्चे। बहुत बढ़िया, रावी नदी के किनारे, ठीक है। तो दशराज का युद्ध कहाँ हुआ था बच्चे? रावी नदी के किनारे, ठीक है, बहुत बढ़िया। भरत कबीला को और किस नाम से जानते हैं? भरत कबीला, जो हमारा भरत कबीला था उसको हम सुदास भी बोलते हैं। क्या बच्चे, क्या बोलते हैं बच्चे? सुदास। भरत कबीला को क्या बोलते हैं? सुदास। और जो 10 राजा था उसको 10 जन भी बोलते हैं, 10 जन, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा था सुदास और 10 जन के बीच कौन सा युद्ध हुआ? तो दशराज का युद्ध। क्वेश्चन कहीं से भी घुमा के पूछे, आपको आंसर पता होना चाहिए, ठीक है बच्चे। समझ में आया? चलिए अभी क्वेश्चन पूछा था बच्चे, हाँ, आपको नोट्स PDF मिल गया इसका? नहीं मिला? चलिए क्वेश्चन पूछा था बच्चे, देखिए कि वैदिक काल के लोगों का प्रिय पशु कौन था? प्रिय पशु बताइए। देखिए पशुपालन में तो गाय थी उनके पास, गाय से ही अमीरी गरीबी का पता चलता था। लेकिन यहाँ के लोगों का प्रिय पशु जो था बच्चे, घोड़ा था। कैसा था? घोड़ा। तो क्वेश्चन देखिए पूछेगा प्रिय पशु, वैदिक काल का प्रिय पशु, तो घोड़ा। समझ आया बच्चे? चलिए आगे क्लास कल करेंगे बच्चे। जय हिंद।